अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आज डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के सदर का ओहदा संभाले 6 माह मुकम्मल हो गए हैं। इस अरसे में अमेरिका की खारजा पॉलिसी में क्या तब्दीलियां नजर आई हैं, इसी पर हम बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है, तो शुरू करते हैं व्यू 360। मेडिकल टूरिज्म के शोबे में तुर्की की बढ़ती हुई मकबूलियत। If I want to make the same surgery in my country, it's gonna cost me $5,000. अमेरिका में आबादी का बदलता चेहरा। I'm Caucasian and my husband is Hispanic and we have my beautiful mixed babies. और मुलाकात एक अफगान पनाहगज़ीन से जो निकला है जायके के सफर पर। They gave us the visa to come to America to save our lives and our family lives. अमरीकी सेनेटर जॉन मैकेन, जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा भी किया, अमेरिका के इंतहाई बाअसर सेनेटर्स में शुमार होते हैं। सेनेटर मैकेन में ब्रेन कैंसर की तशखीस हुई है, जिसके बाद अहम शख्सियात उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा कि वो और मेलानिया ट्रंप सेनेटर मैकेन और उनके अहल खाना के लिए दुआ गो हैं, जबकि साबिक सदर बराक ओबामा ने ट्विटर पर कहा है कि मैकेन एक हीरो हैं और सख्त जान भी, कैंसर को नहीं पता कि उसका मुकाबला किससे है। 80 साल सेनेटर जॉन मैकेन की बाईं आंख के पीछे खून का एक लोथड़ा डॉक्टर्स ने हाल ही में सर्जरी करके हटाया, जिसके मुआयने से पता चला कि वो कैंसर का शिकार हैं। ताहम डॉक्टर्स के मुताबिक वो सर्जरी के बाद तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। सेनेटर मैकेन के साथियों का कहना है कि उनकी बीमारी की खबर ने सेनेट को भी हिला के रख दिया। Well, I think everybody's shocked and everybody's upset, and it kind of puts things in perspective in terms of your priorities. Our thoughts and prayers are with him, and we've already heard from him. He'd sent word that he wants to get back. Always thinking about the Senate and working and getting things done. That's just the way he is. He's a real warrior, and he's a national hero. सेनेटर मैकेन वियतनाम में 5 साल तक जंगी कैदी रहे। वो 30 साल से रियासत एरिज़ोना से सेनेटर मुंतखब होते आ रहे हैं और अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन भी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार संभाले आज 6 माह मुकम्मल हो गए हैं। इस अरसे में एक मौजूद जो उनकी सदारत पर स्याह बादल बनकर छाया हुआ है, वो है उनकी इंतखाबी मुहिम के रूस के साथ मुबैना ताल्लुकात और उनकी तहकीकात। अब न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में सदर ने कहा है कि अगर उन्हें इल्म होता कि अटॉर्नी जनरल खुद को इन तहकीकात से अलग कर लेंगे तो वो उन्हें इस ओहदे पर फाइज ही ना करते। इस तनाज़े के होते हुए सदर पहले 6 माह में खारजा पॉलिसी के हवाले से क्या हासिल कर पाए हैं, इसी का राउंड अप हमारे लिए लेके आए हैं अमान अजहर, जो इस वक्त कैपिटल हिल पे हैं। अमान, कैसी नजर आ रही है सदर की कारकर्दगी फॉरेन पॉलिसी के एतबार से? जी सारा, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, सदर ट्रंप को सदारत के मनसब पर फाइज हुए 6 महीने गुजर गए हैं। वाशिंगटन में तज्जियाकार इस सवाल पर नज़र जमाए हुए हैं कि क्या वो अमरीकी खारजा पॉलिसी की समत का ताजुन उस तरह कर पाए जैसे उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान उनका वादा किया था। अगर आप एक अमूमी जायज़ा लें तो आप देखते हैं कि जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है उससे उन्होंने अमरीका को अलहदा किया, उसके अलावा ट्रांस अटलांटिक तजारती माहदे से भी अलहदगी इख्तियार की। ये दोनों उनके इलेक्शन मुहिम के वादे थे। और उसके अलावा अगर आप देखें तो रूस से बेहतर ताल्लुकात के भी वो हमायती रहे, जिस पर शायद कुछ धड़ों की जानिब से उन्हें मुज़ाहमत का सामना भी है। लेकिन बुनियादी सवाल अभी भी यही है कि क्या वो जो अमरीकी खारजा पॉलिसी के बुनियादी खदोखाल हैं उनकी नई सिमत का तायुन कर पाए हैं ओबामा दौर की निस्बत या नहीं, और इन्हीं सवालात का जायज़ा लिया है हमने इस रिपोर्ट में। जब वो अवामी फोरम पर खिताब करते हैं तो सदर ट्रंप बराक ओबामा से यकसर मुख्तलिफ नजर आते हैं। वॉर्सा में पॉलिश अवाम से खिताब में सदर ट्रंप ने खुद को बराक ओबामा की कसीर जहती सफारतकारी की पॉलिसी से अलहदा करते हुए खबरदार किया कि मगरबी इक़्तिदार को उन गिरोहों की दहशतगर्दी से खतरा है जो उनसे इत्तफाक नहीं करते। Do we have the desire and the courage to preserve our civilization in the face of those who would subvert and destroy it? लेकिन बहुत से अहम मसाइल पर उनकी जानिब से किए गए इक़दामात उनके इलेक्शन के दौरान किए गए वादों से मुताबिकत नहीं रखते। That Iran deal is the dumbest deal I think I've ever seen. I don't think I've ever seen anything like that. लेकिन बतौर सदर उन्होंने 2 बार ईरान डील को कायम रखने के तस्दीक नामे पर दस्तखत किए हैं और नेटो के मामले पर उन्होंने इलेक्शन मुहिम के दौरान अपनी पोजीशन को भी तब्दील किया है। I said it was obsolete. It's no longer obsolete. उन्होंने सदर ओबामा के 3 इक़दामात की समत तब्दील की है, इमिग्रेशन पर कवानीन को सख्त किया है और अमरीका को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप डील और पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के कसीरुल जहती मुआहिदों से अलहदा किया है। The bottom line is that the Paris Accord is very unfair at the highest level to the United States.
लेकिन अमेरिका के G20 पार्टनर्स की जानिब से दबाव के बाद पिछले हफ्ते पेरिस में अपने दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि शायद वो पेरिस अकॉर्ड पर अपना मौक़िफ़ बदलेंगे। Something could happen with respect to the Paris Accord. We'll see what happens. खारजा पॉलिसी के माहिरीन कहते हैं सदर ट्रंप के मिले जुले पैगामात से दुनिया में बुखलाहट फैली है। There are deep-seated questions about अमरीकी अक़दार और इस इंतज़ामिया की सिमत के हवाले से बहुत से सवालात ने जन्म लिया है। अगर हम कौम परस्ती और अवामियत पसंदी की जानिब जाते हैं तो अब से 4 साल बाद हम उन रिश्तों और इदारों में एतमाद में कमी देखेंगे जो बैनुल अक़वामी निज़ाम में इस्तेहकाम का बायस हैं। The stickiness, if you will, of the relationships and the institutions that have kept the international order in a stable fashion. अलबत्ता माहिरीन का कहना है कि फ़िलहाल मुख्तलिफ अवामिल के बायस ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसियाँ ओबामा दौर से ही मिलती जुलती हैं। जी, जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा, माहिरीन का ख्याल है कि फ़िलहाल जो अमरीकी खारजा पॉलिसी की समत है उसमें कोई ऐसी तब्दीली नहीं आई जिससे कहा जा सके कि शायद वो अब ओबामा दौर से खासी या यकसर मुख्तलिफ है। ईरान डील के अलावा जो सदर ट्रंप का ट्रैवल बैन था उस पर अदालत की जानिब से उनके इख्तियारात में कमी देखी गई है, जबकि शुमाली कोरिया के मसले पर उनको सदर ट्रंप को एहसास हुआ है कि उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। यही मसला सदर ओबामा को भी पेश आया था उनके अपने दौर में। ये तो बात रही सदर ट्रंप के पहले 6 महीने और खारजा पॉलिसी की समत की। यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि अगले हफ्ते सदर ट्रंप के साहिबजादे ट्रंप जूनियर और उनके कैंपेन चेयरमैन पॉल मैनाफर्ट को सेनेट की जुडिशरी कमेटी के सामने सवालात के जवाब देने होंगे, जिनका मकसद इस बात का तयन करना है कि क्या रूस ने पिछले अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत की या नहीं और उनकी कैंपेन के अपने रूस के साथ मुबैना रवाबित थे या नहीं। वाशिंगटन समेत पूरी दुनिया की नज़रें इस सेनेट जुडिशरी कमेटी की इस हेयरिंग पर मरकूज होंगी। जी सारा। अमान अजहर हमें कैपिटल हिल से राउंड अप दे रहे थे सदर ट्रंप की आलमी सतह पर कारकर्दगी का। थैंक यू अमान। और खारजा पॉलिसी के एतबार से सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिकमत अमली क्या शक्ल इख्तियार करी है, इसी पर हम बात करेंगे हमारे आज के मेहमान वाशिंगटन के तहकीकाती इदारे स्टिम्सन सेंटर के नेट ओल्सन से। Nate, welcome to View 360. We saw that the Russia probe is casting a shadow on President Trump's presidency so far. Lots of big issues: North Korea, Syria, Afghanistan. Does it look like President Trump's foreign policy is taking some kind of a shape? Is it developing as a coherent policy or not yet? I would say the main takeaway that we've seen from the Trump administration's first 6 months on foreign policy is that doing foreign policy is hard. Like most administrations, the president and his team have had some learning by doing. They've taken some bumps. They've tried to follow through on a number of priorities that they emphasized in the campaign. In a few isolated instances, they've been able to take some substantive action, but on many issues, as we've just heard, the Trump administration has had to essentially carry forward the Obama administration's policies. To the extent that there has been some kind of prevailing theme that we've seen kind of bubble to the surface, I'd say the president's really strong emphasis on trade and economic issues has pervaded a number of foreign policy issues. So, for instance, on, say, North Korea, in a number of cases, we've seen the president link other security and foreign policy issues to trade and the economy. So that's something that, among other things, has created some uncertainty among our allies and adversaries alike. तो जहाँ तक पॉलिसी की शेप की बात है तो अभी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन पे सदर और उनकी काबीना वक्त के साथ साथ सीख रहे हैं। सदर आमतौर पे ट्रेड को और मईशत को फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ के साथ टाई करते हुए नज़र आ रहे हैं और इसमें नॉर्थ कोरिया का इशू भी ऐसा है जिसमें वो इकोनॉमिक सैंक्शंस की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बहुत से ऐसे मामलात हैं जिन पे अभी उस हद तक पेशरफ नहीं हो पा रही जिस हद तक आमतौर पर तवक्को की जा सकती थी, क्योंकि बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। इन टर्म्स ऑफ द his campaign promises, we have noticed that he said that he was going to make America's military really strong. He has also suggested increase in the military's budget in his proposed budget, but also that America should be doing less for other countries and let other countries take lead. Does this look like there are two opposite goals that are kind of trying to be made to work together, do more and less at the same time? To some degree, yes. There is a little bit of a discontinuity or a tension between those two. On the other hand, there are ways that, like past administrations, the Trump team could try to
enhance and beef up the U.S. military's capabilities while changing the way that we share the burden, so to speak, with other countries, namely, well, at least for one example, increasing military equipment sales to other countries. That's one area where the Trump team has already been quite active and quite proud to kind of demonstrate that. Do you think there's more of a reliance on military than on diplomats? I think it seems quite clear that that is the case, not least in how much autonomy the President has given to, for instance, the Secretary of Defense and a number of the other former military officials who now serve in the administration. So, सदर के ये जो दो गोल्स हैं कि एक तरफ अमेरिकी जो फौज है वो बहुत मजबूत हो और अमेरिका बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले ग्लोबल इश्यूज़ पर, और दूसरी जानिब दूसरे मुल्क जो हैं वो खुद अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा उठाएं। ये दो ऐसे गोल्स हैं जो नेट की नज़र में एक दूसरे से किसी हद तक कन्फ्लिक्ट भी करते हैं, कुछ इख्तलाफ भी हैं इनमें, लेकिन सदर की ओवरऑल पॉलिसी में मिलिट्री का किरदार सिफारतकारी से ज़्यादा नज़र आ रहा है। और एक काम जो उन्होंने किया भी है इस अरसे में वो ये है कि मिलिट्री की सेल्स जो हैं, जो हथियारों की सेल्स हैं दूसरे मुल्कों में, वो बड़ी नुमाया रही हैं। सऊदी अरब के साथ बहुत बड़ा डील भी उन्होंने किया था। Let's talk a little bit about Pakistan and Afghanistan. We were expecting the Afghan policy of Trump administration to come by the middle of July. We haven't seen it yet. There is pressure on Pakistan as well. There's a lot of talk in Washington, D.C. Quickly, if you can tell us, is the president solely responsible for foreign policy, setting the tone, setting the agenda, or is the delay also something that that other parties should also be held accountable for, especially Department of Defense and the foreign ministry here? Sure. I think that other departments and agencies here in the United States are, as they always have, played a substantial role in the bureaucratic process. Many times that's normal to be expected. It's not uncommon to see certain milestones or deadlines set and then pass, as you just mentioned. Then again, a lot of it in this environment, as we've seen in the last 6 months, comes down to the president, or at least his very close inner orbit of advisors, and again, the uncertainty that often creates in South Asia, for instance, and not least, is something that has real tangible effects. All right, Nate, thank you so much for taking time out for View 360. Thanks. और यहाँ पे आपको बताते चलें कि जो खारजा पॉलिसी की सूरत हाल है उसके लिए ज़ाहिर है कि बहुत से मुख्तलिफ महकमे ज़िम्मेदार तो होते हैं, नेट ओल्सन ने कहा, लेकिन उनका ये कहना है कि बिल आखिर ज़िम्मेदारी सदर और उनका जो क्लोज सर्कल है जिसमें सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और उसके अलावा सेक्रेटरी खारजा शामिल हैं, ज़्यादातर ज़िम्मेदारी उन्हीं को उठानी होगी। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने दहशतगर्दी की सालाना रिपोर्ट में दाइश और ईरान को बदस्तूर खतरा करार दिया है। तफसीलात के लिए आइए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहाँ पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें और मुनफरिद फीचर्स और वीडियोस मौजूद हैं। और हर शाम हम आपके लिए दुनिया भर से कुछ अहम और दिलचस्प वाक़यात की झलकियाँ लेकर आते हैं हमारे सेगमेंट वर्ल्ड व्यू में। आइए देखते हैं। फ्रांस की फौज के सरबराह ने सदर मैक्रोन के साथ मिलिट्री बजट में कटौतियों पर होने वाले इख्तलाफ पर एहतजाजन इस्तीफा दे दिया है। जनरल पेरी की जानिब से जारी किए जाने वाले बयान में कहा गया है कि कटौतियों के पेश नज़र फ्रांस की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दी जा सकती। अमरीकी हुकाम के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने CIA की जानिब से शाम में बागियों को मुसल्लह करने और उन्हें तरबियत फराहम करने के खुफिया ऑपरेशन को खत्म करने का फैसला किया है। ऑपरेशन का आगाज 2013 में ओबामा दौर में किया गया था। तवक्को है कि इसराइली वज़ीर आज़म फ़लस्तीनी अवाम के शदीद एहतजाज के बाद बैतुल हरम में इजाफी सिक्योरिटी के लिए लगाए जाने वाले मेटल डिटेक्टर्स पर सिक्योरिटी हुकाम से मुशावरत के बाद फैसला जल्द देंगे। चीन के जनूबी इलाके चोंगचिंग में दर्जा हरारत रिकॉर्ड इजाफे के बाद 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जिसके बायस वहां चिड़ियाघर में जानवरों की 200 अक़साम को शदीद गर्मी से बचाने के लिए हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। जुमेरात के दिन शो में शामिल होता है हेल्थ सेगमेंट। आज का टॉपिक क्या है जानने के लिए चलते हैं सादिया असद के पास। जी सादिया, आज के हेल्थ सेगमेंट में हम क्या देखने वाले हैं? सारा दुनिया के वो मुल्क जहां मेडिकल की सहूलतें अच्छी हैं और ज़्यादा महंगी भी नहीं, मेडिकल टूरिज़म के लिए बहुत मकबूल हो रहे हैं। और इनमें एक नुमाया मकाम हासिल कर रहा है तुर्की, जहां हर साल लाखों लोग गाने से लेकर आर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जरी जैसे मेडिकल प्रोसीजर्स कराते हैं। और वहाँ की एक बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट है हेयर ट्रांसप्लांट। लोग इस सिलसिले में तुर्की का इंतखाब क्यों कर रहे हैं, आइए देखते हैं। अगर आप
इस्तांबुल के मशहूर तकसीम चौक जाएं तो आपको मशरिक़ वस्ता से ताल्लुक़ रखने वाले मुताद्दिद ऐसे अफराद नजर आएंगे जिनके सर पर नए बाल लगे होंगे। आखिर तुर्की में बाल लगवाने का फायदा क्या है? अगर मैं यही सर्जरी अपने मुल्क में कराता तो मुझे इसके लिए $5,000 खर्च करने पड़ते, जबकि यहाँ $1,100 में मेरी सर्जरी हो गई। तुर्की में दहशतगर्दी के हालिया मुतादिद हमलों के बावजूद मेडिकल टूरिज्म को फरोग मिल रहा है। तुर्की की वजारत सेहत के मुताबिक यहाँ गुज़श्ता बरस मेडिकल टूरिज्म के लिए 1.5 लाख से ज्यादा अफराद आए। It was very cheap and helpful. The team was very helpful. इलाज बहुत सस्ता है और तिब्बी टीम बहुत मददगार। हमारी आमद का मकसद सेहत करना भी था। तुर्की में हम खुद को महफूज महसूस करते हैं। हर जगह पुलिस मौजूद है जो हमारी मदद करती है और इस्तांबुल इंतहाई शानदार शहर है। मेडिकल टूरिज्म कंसल्टेंट एमरी अली कोदान के मुताबिक तुर्की सियाहत के लिए मकबूल तरीन मुल्कों में इसलिए भी शामिल है क्योंकि यहाँ कीमतें बहुत कम हैं। हमारी सहूलतों का मयार बहुत अच्छा है। हम कई हवालों से यूरोप से आगे हैं। सकाफती एतबार से हम मशरिक़ वस्ता के करीब हैं। वो हमें और हम इनको जानते हैं और यही वजह है कि मशरिक़ वस्ता से आने वाले मरीज हमें तरजीह देते हैं और यूरोप में भी हमारी साख बढ़ती जा रही है। सस्ता और अच्छा इलाज तलाश करना भी अब मुश्किल नहीं। जर्मनी से 23 साला जैन बोर्सियोत ने बाल लगवाने वाले एक क्लिनिक का पता इंटरनेट पर लगाया। जर्मनी के मुकाबले में यहाँ कीमतें 1/4 हैं और इंटरनेट से जो मालूमात मुझे मिली वो खासी बेहतर थी। मैंने इन्हें और उन्होंने अपना मुआवजा बताया जो बहुत मुनासिब था, इसलिए मैंने यहाँ का रुख किया। 2016 में हर माह औसत 4 लोग बाल लगवाने तुर्की आए। तवक्को है कि इस साल ये तादाद और भी ज्यादा होगी। तुर्की के अलावा मैक्सिको और भारत भी मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत मकबूल हैं। पाकिस्तान की बात करें तो अक्सर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हार्ट सर्जरी, गायनी, दांतों और कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए अपने आबाई वतन का रुख करते हैं क्योंकि वहाँ ये सहूलतें अभी सस्ती हैं। ताहम माहिरीन की राय में पाकिस्तान में मेडिकल टूरिज्म के शोबे में तरक्की की अभी बहुत गुंजाइश है। थैंक यू सादिया, वेरी इंटरेस्टिंग। और तुर्की से बातें वापस अमेरिका, जहां आबादी की शक्ल तेजी से बदल रही है। 2014 में यहां पैदा होने वाले बच्चों की अक्सरियत पहली बार सफ़ेद फार्म नहीं थी और अंदाजा है कि सन 2044 तक सफ़ेद फार्म अमेरिका में एक अक़लियत बन जाएंगे। ये तब्दीलियां मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए क्या मानी रखती हैं, जानने के लिए चलते हैं अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन, जहां मुल्क की आबादी में रूनुमा होने वाली तब्दीलियां वाज़ेह नजर आती हैं। ह्यूस्टन, जहां कभी सिर्फ सफेद फार्म और हिस्पानवी नजात बसते थे, अब अमेरिका का सबसे ज्यादा मुतनव्वो शहर बन चुका है। टेक्सास जैसी क़दामत पसंद रियासत में मुकीम अमरीकियों के लिए ये बात बहुत फख्र का बाइस है। मैं यूरोपियन हूँ जबकि मेरे शौहर हिस्पानवी हैं और मेरा ख्याल है कि अमेरिका में इस बात को सराहा जाता है। यहाँ हर इंसान का घर है, आपको यहाँ आना चाहिए। ली शॉ सिर्फ 7 साल के थे जब वो चीन से ह्यूस्टन मुंतकिल हुए। उनका कहना है कि जो शहर कभी ईसाइयों का गढ़ था और बाइबल बेल्ट कहलाने वाले इलाके का हिस्सा था, आज वहाँ हर रंगो नस्ल के लोग नजर आते हैं। बाइबल हमें तारकीन वतन और पनाह गजीनों को सहारा देने का दस्त देती है और मेरा ख्याल है कि इसीलिए इस शहर की फितरत में शामिल है। इस शहर में तनव्वुर की वजह से हम दूसरे शहरों के मुकाबले में यहाँ तारकीन वतन के साथ ज्यादा दोस्ताना रवैया रखते हैं। अमेरिका में होने वाली हालिया मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क की सफेद फार्म आबादी की मजमूई उम्र बढ़ रही है। 63 साल के सफेद फार्म अमरीकी तो अब मजीद बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो टेक्सास या अमेरिका की आबादी इस बूढ़ी नस्ल पर इन्हिसार नहीं कर सकती। इस सदी में हर गुजरते साल के साथ अमेरिका में एशियाई, अफ्रीकी अमरीकी और लातीनी आबादी बढ़ती जाएगी और इस इजाफे को रोकना नामुमकिन है। लेकिन क्लाइनबर्ग का मानना है कि अमरीकी आबादी में ये तब्दीली उन बूढ़े अमरीकियों पर खास तौर पर भारी पड़ रही है जो ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं हैं और बेरोजगार हो चुके हैं। मुतवस्सित और निचले तबके के लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है और निचले तबके में इजाफा 21वीं सदी में ह्यूस्टन और अमेरिका के माशी मुस्तकबिल पर एक सवालिया निशान है। लेकिन मुख्तलिफ नस्लों और कौमियतों से ताल्लुक रखने वालों की बढ़ती हुई तादाद को ह्यूस्टन की नई नस्ल एक मुख्तलिफ जाविये से देखती है। हमें यहाँ मुख्तलिफ लोगों के साथ जिंदगी गुजारने की आदत हो चुकी है और अब मुझे अगर टेक्सास के किसी छोटे से कस्बे में जाकर रहना पड़े जहाँ तनव्वुर नहीं है तो मुझे अपने साथ ये इम्तियाजी सलूक महसूस होगा। हम कभी भी बटे हुए नहीं थे कि ये सिर्फ हिस्पैनिक लोगों का इलाका है। मरदमशुमारी की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सास के हैरिस काउंटी में एक साल के अंदर
अंदर हिस्पानवी और अफ्रीकी आबादी में पूरे अमेरिका के मुकाबले में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। रेमन टेलर के साथ सहर माजिद, उर्दू VOA। और अगरचे इन दिनों अमेरिका में पनाह गजीनों की आमद पर आर्जी पाबंदी है, आम तौर पर यहाँ जो रेफ्यूजीज आते हैं उन्हें वफाकी हुकूमत कुछ माली इमदाद देती है ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें, लेकिन पनाह गजीनों को जल्द अपने लिए कोई जरिया माश ढूंढना होता है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक अफगान पनाह गजीन से जिसने अपने खानदान का पेट पालने के लिए वो तरीका इख्तियार किया है कि दूसरे भी अपनी उंगलियां चाट रहे हैं। वॉशिंगटन में दोपहर के वक्त खाने पीने की चीजों की खरीद फरोख्त उरूज पर होती है। मेरी और मेरे खानदान की जिंदगी तालिबान, अलकायदा और हक्कानी नेटवर्क जैसे बुरे लोगों की वजह से बहुत खतरे में थी। बहुत मुतरज्जिम मारे गए, इन्हें अगवा किया गया और फिर इन्हें हलाक किया गया। बदतरीन सूरत हाल में इनके सर कलम किए गए। मुझे हर वक्त धमकियां मिल रही थीं। मोहम्मद माशूक दौलती अक्सर औकात रवानी से इंग्लिश बोलते हैं। वो अफगानिस्तान में इंटरनेशनल फोर्सेस के लिए मुतरजिम हुआ करते थे। उन्होंने हमारे और हमारे खानदान की जिंदगी बचाने के लिए अमेरिका आने के लिए वीजा दिया, लेकिन उन्होंने हमारी ज्यादा मदद नहीं की। उन्होंने सियासी मुलाजमतों के मौक़ों के एतबार से कोई मदद नहीं की। मोहम्मद माशूक ने आखिरकार वतन छोड़ने का फैसला किया। वो 4 साल पहले खसूसी वीजे पर अमेरिका पहुंचे थे। अमेरिकी फोर्सेस के साथ 8 साल की सर्विस के बाद उन्हें बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी। आपको इल्म नहीं होता कि मुलाजमत की तलाश के लिए कहाँ जाया जाए और अप्लाई करने का तरीका क्या है। हम जगह जगह जाकर जॉब के लिए अप्लाई करते थे और 6 महीने बाद दोस्तों की मदद से मुझे पहली जॉब मिली। कुछ अरसे बाद मोहम्मद माशूक को एहसास हुआ कि उनकी जुबान की महारत और उनका साबका तजुर्बा इस नए मुल्क में रोजगार तलाश करने के लिए काफी नहीं है। मुझे शुरू में बहुत मुश्किल लगा क्योंकि मैं इस किस्म की मुलाजमत का बिल्कुल आदी नहीं था और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद बिलाखिर मैं कैशियर और फिर एक बावर्ची बन गया। मोहम्मद माशूक की पहली मुलाजमत एक चिकन रेस्टोरेंट में सफाई और खुराक की तैयारी थी। मैं ईरानी और अफगान खानों से मानूस हूँ और ये बहुत अच्छी तरह पकाता हूँ। मेरा तजुर्बा है कि पनाह गज़ीन सख्त मेहनती होते हैं और वो अमेरिका को अजीम बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। मोहम्मद माशूक ने एक वक्त में 2 मुलाजमतें भी की, लेकिन फिर उसे वॉशिंगटन में एक फूड ट्रक मिल गया जिसे एक ईरानी पनाह गुज़ीन चलाया करता था। वो 3 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं। ये कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है और इनके बहुत से ग्राहक मुस्तकिल तौर पर आते हैं। मैं अपनी तालीम को जारी रखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि मुझे किसी दफ्तर में मुलाजमत मिल सके, लेकिन साथ ही मैं फूड ट्रक बिजनेस भी जारी रखना पसंद करूँगा। लेकिन उसने अपना बुनियादी ख्वाब कभी तर्क नहीं किया। ये रिपोर्ट आपके लिए पेश कर रही थी शहनाज नफीस। ये था आज का व्यू 360। आप हमारे शो के बारे में हमें फीडबैक बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से दे सकते हैं। आप हमारे साथ ट्विटर पे बातचीत कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @urdu_voa और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक तो हर वक्त हमारा एक्टिव रहता ही है। उसका एड्रेस है facebook.com/voa urdu। तो जैसे चाहें हमसे कनेक्ट करें। कल इसी वक्त इसी जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।